एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स गिवन बाय F.W. टेलर। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक ये रहा, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको पता है कि देखो, प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि क्या करना है, टेक्निक्स आपको बताते हैं कि वो काम किस तरह से करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो 4 टेक्निक्स आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। सबसे पहले है फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड इज वर्क स्टडी, ठीक है, एंड फोर्थ इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, इस वीडियो में 2 टेक्निक्स पढ़ते हैं और बाकी के 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या है। फॉरमैन आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, वो लोग जो कि लोअर लेवल पे वर्क करते हैं और जो वर्कफोर्स के साथ डे टू डे बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ यही टच में रहते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से फंक्शनिंग है उनकी, जितने ही फॉरमैन है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब आप पढ़ते हो इस टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप में। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें देखो, foreman represents the managerial figure with whom the workers are in a face-to-face contact on daily basis. ठीक है, foreman is the pivot around whom revolves the entire production, planning, implementation and control. तो foreman वही इंसान है, वही लोग हैं जिनके अराउंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। ठीक है, Taylor identified the list of qualities of a good foreman and found that no single person could fit them all. तो टेलर ने ये देखा कि यार एक फॉरमैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। बहुत सारी क्वालिटीज हैं कि इंटेलिजेंस लेवल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, इंटीग्रिटी, ठीक है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बट वो सभी क्वालिटीज किसी भी एक इंडिविजुअल में आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू सजेस्ट फंक्शनल फॉरमैनशिप थ्रू 8 पर्सन्स। ही एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक इंडिविजुअल कभी भी अकेले प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टेलर ने क्या किया, उन्होंने बोला है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक होगा प्लानिंग, दूसरा होगा प्रोडक्शन या फिर एग्जीक्यूशन। ठीक है, और आप 8 लोगों को रखो, 8 लोगों को रखो जो कि जो वर्कमैन है, जो वर्कफोर्स है, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उन्हें गाइडेंस देगा। ठीक है, देखो इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा इसका डायग्राम। सबसे पहले है फैक्ट्री मैनेजर। ठीक है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, प्लानिंग करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, वो सब कौन करेगा, प्लानिंग इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, किस तरह से काम करना है, वो कौन देखेगा, प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, फिर प्लानिंग के अंदर भी 4 लोग आएंगे, 4 हेड्स आएंगे, ठीक है, या 4 बॉसेस आएंगे, और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 बॉस आएंगे। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या हैं वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन है, एक है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा है रूट क्लर्क, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और फोर्थ इज डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, अब ये लोग करते क्या क्या है ये समझो। देखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एज नाम ही बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, कि किस तरह से काम करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना परचेज होगा, उन सभी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, सेकेंड इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या कहता है, रूट क्लर्क आपको बताएगा कि किस रूट में प्रोडक्शन होनी है, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो पहले कौन से स्टेप लोगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, तो वो पूरा रूट आपको कौन बताएगा, रूट क्लर्क। ठीक है, थर्ड आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है कि एक काम कितनी देर में होगा, ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या कोई भी प्रोडक्ट कितने टाइम में बनना चाहिए, और वो बताएगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ओके, इसके बाद फोर्थ है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन अगेन आपको नेम से पता चल रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किसका है, डिसिप्लिनेरियन का। कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अगर उनको फॉलो नहीं करेगा कोई तो क्या पेनल्टीज होंगी, क्या पनिशमेंट्स होंगी, वो सब कौन देखता है, डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का काम क्या है कि ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, ये चारों लोग किस में आते हैं, प्लानिंग इंचार्ज या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट में। ठीक, इसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज की अगर बात करें तो प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 लोग आएंगे। सबसे पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है, स्पीड बॉस ये देखता है कि यार टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जो टाइम बताया है, जिसके टाइम के अंदर कितना काम होना है, क्या वो उस टाइम के अंदर हो रहा है। स्पीड बॉस ये चेक करता है कि काम स्पीडीली हो रहा है या नहीं।
ठीक है। तो स्पीड मेंटेन करने का काम किसका है? स्पीड बॉस का। ओके, इसके बाद सेकंड है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है? गैंग बॉस आपको बताएगा बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज या इक्विपमेंट्स टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सब अवेलेबल कौन करवाएगा? गैंग बॉस। ठीक है, तो गैंग बॉस रिसोर्सेज अरेंज करेगा। ठीक, देन रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है? रिपेयर बॉस बेसिकली आपको हेल्प करता है कि अगर कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो उसका रिपेयर, उसका मेंटेनेंस कराने का काम किसका है? रिपेयर बॉस का। और लास्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर बेसिकली इंस्पेक्शन करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। वो देखेगा कि क्या क्वालिटी मेंटेन हो रही है, ठीक है, क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं हो रही, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, तो वो सभी कौन देखेगा? इंस्पेक्टर। ठीक है, और ये सभी बॉस के ऑर्डर्स किसको फॉलो करने होंगे? वर्कमैन को। ठीक है, तो एक वर्कमैन के ऊपर 4 लोग हैं जिससे उसे ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, चारों के ही अपने अपने फील्ड्स हैं, अपने अपने अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, और ये किस प्रिंसिपल का एक एक्सटेंशन है? तो आपको याद रखना है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिविजन ऑफ वर्क में हमने पढ़ा था कि आप काम को डिवाइड कर दो, ठीक है, और लोगों को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली वो काम दे दो। ठीक है, इस टेक्निक में उसी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें भी क्या किया है? एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ओके, सही। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस देगा। रूट क्लर्क आपको बताएगा कि किस रूट में काम होना है। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है कि कितने टाइम में काम होना है, कितना कॉस्ट आना चाहिए, और डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। ठीक, इसके बाद स्पीड बॉस का काम क्या है कि क्या काम स्पीडीली हो रहा है या नहीं, वो चेक कौन करता है? स्पीड बॉस। गैंग बॉस देखता है कि जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो टाइमली मिल जाए आपको। रिपेयर बॉस का काम है कि यार अगर कुछ भी इक्विपमेंट्स खराब होते हैं, मशीन्स खराब हो जाती हैं, तो उनका रिपेयर, उसका मेंटेनेंस कौन देखेगा? रिपेयर बॉस। और इंस्पेक्टर का काम क्या है कि क्वालिटी मेंटेन करना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंस्पेक्शन करना, ये सब किसके हाथ में है? इंस्पेक्टर। ठीक है, क्लियर? सही है। तो ये हमारी फर्स्ट टेक्निक थी, फंक्शनल फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन अलग है, सिंप्लीफिकेशन अलग है। ठीक है, देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या लिखा है? स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। तो टेलर का मानना यह है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करो। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स व्हिच मस्ट बी एडहर्ड इन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड्स क्या है? बेंचमार्क्स हैं, ठीक है, जिनको ध्यान में रख के आप प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशंस। मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज का हो, स्टैंडर्ड कलर का हो, स्टैंडर्ड टाइम में बनाओ, स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज हुआ हो। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप बात करो कैमरास की। ठीक है, कैमरास में जो भी सेल लगती हैं वो किसी भी कंपनी की आप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ उसमें रूल नहीं है कि यार एक पर्टिकुलर कंपनी की ही सेल लगेंगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, सपोज करो एक कैमरा है जिसमें ए नाम की एक ए क्वालिटी की सेल डलती है। ठीक है, सेल ही डलेगी। अब सपोज ये जो सेल है ए टाइप की, ये मार्केट में आ ही नहीं रही। ठीक है, मार्केट में मिल ही नहीं रही, तो अगर आप किसी दूसरी कंपनी की सेल लगाओगे इस कैमरा में तो चलेगा नहीं कैमरा। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन अगर नहीं है तो बाकी बिजनेसेस कहीं ना कहीं लॉस में जा सकते हैं। ठीक है ना? बट स्टैंडर्डाइजेशन है तो आपको पता है यार एक कैमरे में किसी भी क्वालिटी या किसी भी कंपनी की सेल आप यूज कर सकते हो। वो क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इससे अच्छा और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंचाइजीज की। ठीक है, फ्रेंचाइजी आप बात कर लो इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनकी फ्रेंचाइजीज की, किसी भी फ्रेंचाइजी पे अगर आप देखोगे तो वहां पे सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, कलर भी सेम होगा, उनका साइज भी सेम होगा। अगर वो कोई फूड ब्रांड है तो वहां पे उनका टेस्ट भी सेम होगा। वो क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है ना? समझ में आया? ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्लियर है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के? फर्स्ट, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड फीचर्स। ठीक है, सेकेंड, to establish interchangeability of manufactured parts and products। इंटरचेंजेबिलिटी अभी बताया मैंने कि आप किसी दूसरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है,
to establish standards of excellence and quality in materials, and fourth is to establish standards of performance of men and machines. ठीक है, तो लोगों की मशीन्स की परफॉर्मेंस के लिए भी स्टैंडर्ड सेट करता है. ठीक है, क्लियर. इसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग क्या है? सिंप्लीफिकेशन मतलब कि आप जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं उनको एलिमिनेट कर दो. ठीक है, जितना भी आप अननेसेसरी प्रोडक्शन कर रहे हो उसे हटाओ. मतलब इट एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस. इट एम्स एट एलिमिनेटिंग unnecessary diversity of products, results in savings of cost of labor, machines and tools. इसका मतलब क्या है कि सपोज मुझे पता है यार मेरी कंपनी में एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, ठीक है, जिसकी ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 50 यूनिट्स सेल हो जाती हैं. ठीक है, 50 यूनिट्स बिक जाती हैं. अब सपोज मेरे वर्कर ने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी. ठीक है, 80 यूनिट्स, ओके, 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं. अब खुद सोचो, मुझे पता है यार बिकेंगी 50 बट बनाई कितनी है 80, तो वो जो एक्स्ट्रा 30 बनी है क्या वो वेस्ट जाएंगी? ठीक है, वेयर हाउस में पड़ी रहेंगी तो स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा. ठीक है, और यूनिट्स को बनाने में टाइम भी लगा होगा, एफर्ट भी लगा होगा, कॉस्ट भी लगा होगा. तो आपको यही देखना है कि बिजनेस को सिंप्लीफाइड रखना है. जितनी भी आप अननेसेसरी प्रोडक्शन कर रहे हो, जितना भी आप अलग अलग साइज के प्रोडक्ट्स बना रहे हो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें एलिमिनेट करना है. ठीक है, इससे क्या होगा? आपका कॉस्ट भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी. ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन. क्लियर? ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये आपको समझ में आया. हमने फंक्शनल फोरमैनशिप समझा, जिसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, इसके बाद 2 टेक्निक्स और बची हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है आपका वर्क स्टडी एंड सेकंड इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. ओके, तो आई होप आप लोगों को 2 टेक्निक्स क्लियर हुई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.